चलो आप भी स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर चंद पुजारी और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मुद्दे पर मैं आप सबके बीच में कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खास करके युवा बेरोजगार जो हमारे उत्तराखंड राज्य के हैं, जो लगातार कई सालों तक तैयारियां करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग पदों के लिए बरसों की मेहनत करते हैं। उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी तो वो एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, कभी वो दोबारा होते हैं। बड़ी परेशानी में हमारा युवा बेरोजगार आज के समय में अपना जीवन बिताता है। और जो इन परीक्षाओं को कराने की जो संस्थाएँ हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, और वो संस्थाएँ भी कहीं न कहीं गैर ज़िम्मेदाराना अपना रवैया अपनाए हुए हैं। अभी तक उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया, ना तो हमारे जो विभागीय मंत्री होते हैं, ना वो इन बातों को देखते हैं, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान उस ओर जाता है। और कोई भी एक कठोर कार्रवाई या एक कठोर कोई नीति इसके बारे में आज तक कभी कोई नहीं बन पाई है। इन परीक्षाओं का हाल यही रहता है। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा साथियों, उत्तराखंड में एलटी की परीक्षा हुई 18 अगस्त को। इस एलटी की परीक्षा में होता क्या है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके सामने में आज बहुत सारी बातें लाऊंगा इस विषय की। आप ध्यान से सुनिएगा और अधिक से अधिक मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय तक भी ये बात पहुंचे, ताकि वो भी स्वतः संज्ञान इन विषयों पर लेने की अपनी एक कुछ ना कुछ कोशिश करें। क्योंकि ये विषय ऐसे हो गए हैं कि इनमें नेता और मंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका भी अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ इनमें छिपा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। आप ये बताइए, एलटी की ये परीक्षा हुई, इस एलटी की परीक्षा के बाद कई सारे मुद्दे आए। पहले तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आयोग ने दिया, आप सभी जानते हैं। उसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 90%, मैं तो कहूँगा 95% अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका यही कहना था कि पेपर जो आया था सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देने की पहले तो ज़रूरत क्या थी? आयोग की एक तो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो यहाँ पर प्रतीत होता है, नजर आता है साफ साफ। दूसरी बात, क्वेश्चंस जो भी थे, अभ्यर्थियों ने जैसे भी था उस पेपरों को किया। अब उसके बाद कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है हमारे इस उत्तराखंड में कि हर परीक्षा के बाद जो उस परीक्षा को संपन्न कराने वाली संस्था होती है, वो संस्था जो है उसका फिर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगती है उन आंसरों का। आप सोचिए इस बात को ध्यान से। क्या ये आयोग के उन कर्मचारियों को, जो वहां पर पढ़े लिखे लोग जो बिठा रखे हैं, उच्चाधिकारी जो बिठा रखे हैं, क्या ये सब कोई मतलब योग्य अभ्यर्थी योग्य हैं? इनकी योग्यता पर भी सवाल उठता है साथियों। क्या निकम्मे लोग बिठा रखे हैं जिनको यही पता नहीं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? उनको पता नहीं है और आप अभ्यर्थियों से पूछते हैं उसके बाद कि इसका क्या आंसर होगा? आप बताइए, प्रत्यावेदन भेजिए। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आप दे सकते हैं तो आप या तो फिर 10-15 किताबें भी उसके साथ सिलेबस के साथ दीजिए। 10-15 किताबें प्रिस्क्राइब कर लीजिए, करके दीजिए अभ्यर्थियों के, भैया हम इन किताबों को ऑथेंटिक मानेंगे, आप इन्हीं किताबों से पढ़िए। आपको नहीं पता कि क्या किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? आप खुद ही डाउट में हैं। इतने बड़े पदों पर आपको बिठा रखा है, जिम्मेदार पदों पर आपको बिठा रखा है, और उसके बाद आपकी ये रवैया रहता है। ये कौन सा तरीका है कि आप अभ्यर्थियों से फिर उसके बाद प्रत्यावेदन मानते हैं कि भाई हमारी तरफ से तो उत्तर ये है, अब आप बताइए, आपको अगर कोई दूसरा उत्तर पता हो तो आप बता दीजिए, हमको तो नहीं आता। ये कौन सी बात है भाई? हम किस ओर लेके जा रहे हैं अपने राज्य को? क्या हमारे राज्य का ये राज्य इसलिए बनाया था इन बेरोजगारों के साथ इस तरह की ठगबंदी करने के लिए? पहली बात। दूसरा मुद्दा, जो ही एलटी का पेपर समाप्त हुआ, उसके 1-2 दिन के बाद खबर आई, तुरंत बल्कि खबर आ गई थी कि हरिद्वार से 2 लोग पकड़े गए। उधम सिंह नगर में भी कोई ऐसी एक महिला जो है संदिग्ध पाई गई परीक्षा के दौरान, और वो मुद्दा वहीं पर दबोच दिया, वहीं पर उस मुद्दे को शांत कर लिया गया। बस ये कह करके पुलिस की पीठ थपथपा दी गई कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया। लेकिन एक बात सोचिए साथियों, क्या पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई खत्म हो गई? हरिद्वार वाली जो घटना सामने आई थी कि 2 लोगों को पकड़ा, उसमें जो कि न्यूज बता रही है हमको कि 16 लाख रुपए में मामला तय होता है। 4 लाख रुपए का एक व्यक्ति 4 लाख रुपए में बिहार से मंगाया जाता है यहां पर पेपर दिलवाने के लिए। आप में से मुझे बता दीजिए कितने लोग ये हैं जो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर दूंगा, जबकि आप इसी राज्य के हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार से आता हुआ बंदा यहां आकर के उत्तराखंड के एलटी के पेपर को क्वालिफाई करने की गारंटी ले रहा है 4 लाख रुपए में। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता भाई लोगों कि ये पेपर लीक हुआ हो पहले ही। लेकिन हमारा युवा बेरोजगार तो सोया पड़ा है, हमारे नेता मंत्रियों को कोई पड़ी नहीं है, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बना करके आगे भेज रखा है, उन लोगों को तो कोई फुर्सत ही नहीं है इन चीजों के बारे में सोचने की। बस वो छोटी मोटी चीजों पर अपने कर्मचारियों की, अपने अपने खुद की पीठ खुद थपथपाते हैं, बस हो गया।
तो ये मुद्दे जो चल रहे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, ये आखिर कहाँ हम अपने राज्य को लेकर के जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा राज्य जा रहा है? क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने ये राज्य बनाया था? क्या इसी दिन देखने के लिए इस राज्य की मांग की थी? जिन लोगों ने बलिदान दिया था, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया था इस राज्य को बनाने के लिए, क्या यही दिन देखने के लिए था कि हमारे राज्य के इन बेरोजगारों के साथ इस तरह से मजाक किया जाए? ये कौन सी जिम्मेदारी होती है भाई आयोग की कि आप प्रत्यावेदन मांगिए आंसर के? आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होता है। आप क्वेश्चन वो दीजिए बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसका आंसर आपको पता हो, सर्वमान्य उत्तर हो जिस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन दीजिए आप। लाखों मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न आपको हर विषय में। लेकिन आप ऐसे उलझे हुए क्वेश्चनों को पहले देते हैं ताकि जानबूझ करके कि इसमें कुछ ना कुछ पंगा हो, कुछ ना कुछ मामला कोर्ट में फंसे, कुछ ना कुछ ये हो। ये सब चालबाजी चल रही है आप लोगों की, और कोर्ट भी ऐसा, उसमें माननीय न्यायालय भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों का विरोध होना चाहिए, और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे, ताकि कुछ कुछ इनको समझ आए कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। वाकई में ये चीजें जिम्मेदार लोगों की किए जाने वाली चीजें हैं। आयोग बना रखा है आपने, एक आयोग है, वहां पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वहां पर बिठा रखे हैं। क्या उनको पेपर बनाने से पहले इस बात की होश नहीं है कि क्या क्वेश्चन हम डाल रहे हैं और उनका उत्तर क्या होगा, जो आप बाद में पेपर होने के बाद फिर अभ्यर्थियों से पूछते हैं कि भैया इसका आंसर बताइए। ये प्रत्यावेदन क्या होता है? आप सटीक आंसर दीजिए। जब आप सिलेबस इतना लंबा चौड़ा दे रहे हैं तो आप बुक्स भी प्रिस्क्राइब कीजिए बच्चों के लिए कि आप इन्हीं किताबों से पढ़िए, यही किताबों से क्वेश्चन आएंगे भाई। एनसीईआरटी की बुक्स को आप प्रिस्क्राइब कीजिए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, बस हो गया, बात खत्म। उसके अलावा हम नहीं ऑथेंटिक मानते किसी को। जो किताबें आप ऑथेंटिक मानते हैं, क्या पता आप, अब प्रत्यावेदन बंदा यहाँ से भेजेगा, फिर आप कहेंगे नहीं जी इस बुक को हम ऑथेंटिक नहीं मानते। तो क्या बना रखा है ये सब? तो सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है। अपनी बात समाप्त करता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रत्यावेदन भेजना आप सभी का अधिकार है। आयोग की तरफ से इस समय एक ये तरीका बनाया गया है, तो आप लोग भेजिए, अधिक से अधिक प्रत्यावेदन भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को, आप लोगों को फायदा हो सके। लेकिन ये जो पॉलिसी चल रही है, ये नीति जो चल रही है, इसका विरोध होना चाहिए। ये प्रत्यावेदन भेज लेने से आप लोग अपनी इतिश्री मत समझ लीजिए। इस चीज़ का विरोध होना चाहिए कि प्रत्यावेदन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। जिस आयोग पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, उस आयोग को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दैट्स इट, फाइनल। आपको प्रत्यावेदन भेजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मंगाना ही नहीं चाहिए प्रत्यावेदन। क्या मतलब होता है प्रत्यावेदन मंगाने का? तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।